हेलो एवरीवन। आज हम जो भी एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ जो सॉइल साइंस के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं जो भी ऑल क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाज़ा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है, मतलब इन विच डायरेक्शन डज द डोर ऑफ स्टीवेंसन स्क्रीन ओपन हैंगिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में। जो स्टीवेंसन स्क्रीन है उसका दरवाज़ा जो है वो उत्तर दिशा में खुलता है और जनरली इसका यूज़ जो है वो एक तो एयर टेम्परेचर और एक ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए जनरली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, निम्न में से कौन सी मृदा में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्ले सॉइल। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोर्स या फिर पोर स्पेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए इसमें जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। जबकि जो सैंडी सॉइल होती है उसमें सबसे कम पोर स्पेस प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम लोमी सॉइल के बारे में देखें तो लोमी सॉइल जो ऐसी सॉइल होती है जिसमें 50% पोर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब 50% पोर स्पेस में तो वाटर प्रेजेंट रहेगा, जबकि 50% पोर स्पेस जो है उसमें एयर प्रेजेंट रहेगी, तो इसे हम बेस्ट कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल भी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मृदा में रंध्रावकाश प्रतिशत कितना होगा यदि स्थूल घनत्व मीन्स बल्क डेंसिटी जो है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो पार्टिकल डेंसिटी है वो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। जनरली इस क्वेश्चन के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ में लेंगे तो वो जो फॉर्मूला है 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो होगा 47। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज यूज टू रिक्लेम सेलाइन सॉइल। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है बाय यूजिंग लाइम। लाइम का यूज़ जनरली हम एसिडिक सॉइल्स को रिक्लेम करने के लिए यूज़ में लेते हैं। यूज़ ऑफ एल्कलाइन फर्टिलाइजर, एल्कलाइन फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ हम एसिडिक सॉइल्स को रिक्लेम करने के लिए ही लेते हैं। और जबकि जो थर्ड ऑप्शन है लीचिंग, तो लीचिंग का जनरली हम यूज़ सेलाइन सॉइल्स को रिक्लेम करने के लिए लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लीचिंग। बेस्ट एग्जांपल है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, आप लोग अच्छे से याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रेकिंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल, मतलब क्रेकिंग किस प्रकार की मृदा की सामान्य विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम जनरली सेल्फ फ्लोइंग सॉइल के नाम से या फिर सेल्फ टेल्ड सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सॉइल ऐसे होती है जब इसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है या फिर जब हम इरिगेशन करते हैं तब तो ये स्वेल हो जाते हैं, मतलब जब इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है तो ये फूल जाती है। ठीक है, और जब इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है या फिर जब पानी की अमाउंट जो होती है वो कम रहती है तब क्या होता है, ये सिकुड़ जाती है और इसमें दरारें हो जाती है, मतलब इसमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो क्रैक्स देखने को मिलते हैं इसीलिए इसे सेल्फ फ्लोड सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में पौधे अवशोषित करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इन बोथ केटाइन एंड एनाइन फॉर्म। तो नाइट्रोजन जो है वो दोनों ही फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है प्लांट में। ठीक है, जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, NH4+ की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करता है और NO3- की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करता है। जबकि जो पोटेशियम होता है वो ओनली ऑन एनाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है K+ की फॉर्म में, जबकि जो आयरन होता है वो Fe+2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, और जो मोलिब्डेनम है वो MoO4- की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, अवशोषित करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्व अधिक होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन द सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हायर देन द प्राइमरी न्यूट्रिएंट। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में हम किस किस को कंसिडर करते हैं। जनरली इसमें NPK जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो होता है उसे हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में कंसिडर करते हैं, जबकि जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, इन तीनों को इसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है उसमें प्राइमरी के कंपैरिजन में
सेकेंडरी जो न्यूट्रेंट है वो ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है उसमें 21% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और 24% सल्फर प्रेजेंट होता है। तो जो सल्फर की कंसनट्रेशन या फिर अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन के कंपेरिजन में ज़्यादा है। यूरिया जो है उसमें 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक भू परिष्करण के कार्य आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इज यूज फॉर प्राइमरी टिलेज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डिस्क प्लो। हैरो जो है ये इसको जनरली हम सेकेंडरी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में यूज़ में लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थापित है, ठीक है। वेयर इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एस्टेब्लिश्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज की विषाक्तता होने से, मतलब जब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, प्लांट में अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, तो कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। मतलब जब मैग्नीज की अगर कंसनट्रेशन या फिर टॉक्सिसिटी जब प्लांट के अंदर बढ़ जाएगी तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट होगा जिसकी प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। नेक्स्ट, लाइकेन किस वायु संदूषक मतलब कंटामिनेंट के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है SO2। SO2 के लिए लाइकेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब जहाँ पे अगर SO2 की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी तो ये लाइकेन कम प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे, ठीक है। निम्न में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब। तो देखो, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है, नॉस्टॉक और बेसरेंकिया जो है वो फ्री लिविंग है, जबकि राइजोबियम जो है वो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो जनरली लेग्यूम्स के रूट में प्रेजेंट होता है। लेग्यूम प्लांट्स जो हैं ये राइजोम को फूड प्रोवाइड करवाते हैं, और जबकि जो राइजोबियम है वो एनवायरमेंटल जो भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके और लेग्यूम प्लांट्स को प्रोवाइड करवाता है। तो ये इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो सिम्बायोटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनियम क्या है। पार्थेनियम हमें पता होना चाहिए कि पार्थेनियम एक वीड का प्लांट है जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, और इसे हम बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, मतलब बहुत सारे इसके अदर नेम्स हैं, जैसे म्युनिसिपल ग्रास है, गाजर ग्रास है और साथ में कांग्रेस ग्रास भी है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो पार्थेनियम है उससे जनरली स्किन डिजीज़ या फिर डर्मल एलर्जी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं के पालने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं। व्हाट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, ग्रोविंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। फार्मिंग बोल दो या फिर एग्रीकल्चर बोल दो ना। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का कारक है जिसमें ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर इन विच अल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सोइल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स होते हैं वो जनरली 5 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसमें जैसे फर्स्ट हम देखें कि फर्स्ट होता है क्लाइमेट, सेकेंड होता है ऑर्गेनिज्म, सॉइल ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं हम, ठीक है। थर्ड जो होता है रिलीफ या फिर टोपोग्राफी। फोर्थ जो होता है पेरेंट रॉक या फिर पेरेंट मटेरियल, ठीक है। और जो 5 होता है वो होता है टाइम। तो जो सोइल ऑर्गेनिज्म और क्लाइमेट जो है वो एक्टिव फैक्टर्स में हम कंसीडर करते हैं, और बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कौन से एक्टिव फैक्टर्स हैं कौन से पैसिव फैक्टर्स हैं। तो एक्टिव फैक्टर्स में 5 में से 2 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं। जो क्लाइमेट होता है वो जनरली 30 साल के बाद चेंज होता है। कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है वो उस प्लेस का जो भी मौसमी दशाएं या फिर वेदर क्लाइमेट जो होता है वो जनरली मोर देन 30 ईयर्स बाद चेंज होता है, ठीक है। तो जो क्लाइमेट हो गया और सोइल ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें हम एक्टिव फैक्टर्स में कंसिडर करते हैं, जबकि जो 3 फैक्टर्स हैं पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी, इसके अलावा टाइम, ये इन तीनों को हम पैसिव फैक्टर्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिलीफ या फिर टोपोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिड्यूस सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लॉप्स। निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज़्यादा ढलान की मिट्टी के कटाव को कम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है टेरेस कल्टिवेशन, ठीक है।
जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं उनका यूज़ जनरली जो विंड की स्पीड होती है उसको स्लो करने के लिए, कम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी कल्टिवेटेड फील्ड है या फिर जो भी हम क्रॉप्स को या फिर फ्रूट क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं तो उनकी यील्ड पे अफेक्ट ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट जो है मल्चिंग। मल्चिंग जनरली हम वाटर इवोपरेशन को मतलब वाटर के लॉस को कम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके साथ में हम वीड के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको रिड्यूस करने के लिए जनरली यूज़ में लेते हैं, और सोइल में मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सी खेती है जहाँ किसानों को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करता, ठीक है, और केवल वर्षा पर ही निर्भर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर द फार्मर्स डज नॉट यूज एनी इरीगेशन टू ग्रो क्रॉप्स एंड रिलीज ओनली ऑन रेनफॉल। मतलब ऐसे कौन सी खेती करते हैं जिसमें बस जो फार्मर होता है वो ओनली ऑन जो भी रेन होती है, ठीक है, जो भी रेन होती है उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है, बाकी उसको इरिगेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये हम सबको पता है कि जो भी रेनफेड फार्मिंग होती है उसमें एक्स्ट्रा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो पानी मतलब जो बारिश होती है उससे ही पूर्ति हो जाती है, ठीक है। जो रेनफेड फार्मिंग जो होती है यहाँ केवल वर्षा पर निर्भर होता है और जनरली आमतौर पर जो है ये मोर देन 750 mm होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक ही ऋतु में एक साथ गेहूं एवं चने की फसल बिना अलग कतार में बोने को कहते हैं, ठीक है। ग्रोविंग व्हीट एंड चिकपी टुगेदर इन द सेम सीजन विदाउट सेपरेट रोज इज कॉल्ड। मतलब दोनों को साथ में ही ग्रो कर रहे हैं, व्हीट हो गया और राइस हो गया, दोनों व्हीट हो गया और ग्राम हो गया, दोनों को हम साथ में ही ग्रो कर रहे हैं विदाउट सेपरेशन, मतलब बिना अलग किए हुए। तो इस क्रॉपिंग को हम मिक्स क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शरद ऋतु की फसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी सीजन क्रॉप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है चिकपी या फिर ग्राम। जो मेज है और सोयाबीन हो गया और ग्राउंडनट जो हो गया, इन तीनों को जनरली खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें जनरली हम एनपीके को कंसिडर करते हैं, और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें हम सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो उसमें हम आयरन को कंसिडर करेंगे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को दर्शाया जाता है, ठीक है। मतलब इसका अल्टीमेट मीनिंग ये है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है उसकी यूनिट क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसे हम परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं, और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है उसे हम ग्राम पर केजी में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट जनरली जो खरीफ सीजन की क्रॉप्स होती है वो शॉर्ट डे प्लांट्स में हम उसको कंसिडर करते हैं, और जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उन्हें जनरली हम रबी सीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है राइस, और जो बार्ले, वीट और ओट जो है वो तीनों के तीनों ही लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जलवायु शब्द की उत्पत्ति भाषा के शब्द से हुई है। मतलब कौन से वाली लैंग्वेज का शब्द से क्लाइमेट की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीक। ग्रीक जो वर्ड है वो क्लाइमेट जो वर्ड है उसकी वो जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। और जो क्लाइमेट जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का एक लॉन्ग टर्म जो भी उसकी वेदर कंडीशंस होती है मोर देन 30 ईयर्स तक वो चेंज नहीं होती है, तो ऐसे प्लेस को हम क्लाइमेट कंडीशंस के नाम से जानते हैं। और जो वेदर होता है या फिर मौसम जो होता है वो जनरली शॉर्ट टर्म होता है, बहुत कम टाइम का होता है, जो वो जैसे नॉर्मली हम ऋतुएं देखते हैं, ठीक है। जो सीजन्स होते हैं, रबी सीज़न, खरीफ सीज़न या फिर जायद सीज़न, ठीक है, विंटर, स्प्रिंग और समर, इन सब सीजन्स को हम जनरली मौसम में कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, मतलब प्री इमरजेंस प्लांट, मतलब शोविंग तो कर दी है लेकिन इमर्ज नहीं हुआ प्लांट, उससे पहले जब हम जिस खरपतवारनाशी या फिर वीडीसाइड या फिर हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं उसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो है पेंडामिथाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल के दानों से गम पैदा होता है। फ्रॉम द सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज गम प्रोड्यूस्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्वार। द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि सूखे क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। देखो अल्टीमेट मीनिंग इसका यही है कि ऐसे एरिड या फिर ड्राई रीजन्स में कौन से मेथड का यूज़ करें इरिगेशन का, जिससे कम से कम वाटर का लॉस हो और कम से कम वाटर की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड होता है, और जनरली हमें पता है कि ड्रिप इरिगेशन जो है उसकी सबसे ज़्यादा तो वाटर यूज़ कैपेसिटी होती है। ठीक है, और ना जो उसमें वाटर लॉस भी सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा वाटर सेविंग कैपेसिटी भी उसकी होती है। ठीक है, मोर देन 90% तक हम देख सकते हैं वाटर सेविंग परसेंट। ठीक है, तो जनरली हमारे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ड्रिप इरिगेशन, और अगर ड्रिप इरिगेशन ऑप्शन में नहीं होगा तो हम स्प्रिंकलर इरिगेशन को बेस्ट ऑप्शन मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है, मतलब विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन द वीट क्रॉप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन या फिर शीर्ष जड़ फूटान अवस्था। ये जो है ये जनरली शोविंग के 21 डेज आफ्टर आती है। देन इसके बाद में जो है वो टेलरिंग स्टेज होती है, जो जनरली 40 to 45 डेज बाद में देखने को मिलती है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फेलेरिस माइनस के 1000 दानों का परीक्षण भार। 1000 दानों के परीक्षण भार को हम टेस्ट वेट के नाम से जानते हैं, जबकि जो 100 दानों के परीक्षण भार जो होता है उसे हम सीड इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गेहूंसा के 1000 दानों का परीक्षण भार कितना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 2 ग्राम, और जनरली जो वीट होता है उसका 40 ग्राम होता है। और इसके साथ में हम जानेंगे कि जो राइस होता है, राइस का जनरली जो टेस्ट वेट होता है वो 25 ग्राम होता है, और साथ में ही जो बासमती राइस जो होता है उसका 21 ग्राम होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राईलैंड फार्मिंग उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा होती है। मतलब जो ड्राईलैंड फार्मिंग करेंगे कौन से ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे जो वर्षा की अमाउंट होगी वो कितनी होती है। ठीक है, तो जो ड्राईलैंड फार्मिंग हम करते हैं वहाँ पे 750 से 1150 mm वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है, और जो ड्राई फार्मिंग की जाती है वो जनरली लेस देन 750 mm बोल सकते हैं, या फिर 750 mm से कम वाले क्षेत्रों में ड्राई फार्मिंग की जाती है। द नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, वायु की गति मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है। मतलब विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनीमोमीटर, और जो विंड वैन जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जनरली विंड की डायरेक्शन को मापने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।